सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी छात्रों को नमस्कार। मम नाम प्रभा कौशिक अस्ति। अहम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नुनेरा संस्कृत व्याख्याता रूपेण पदस्थो अस्मि। मैं प्रभा कौशिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नुनेरा में संस्कृत व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम सभी समास के विषय में पढ़ेंगे। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम धन आस मिलाकर बनता है समास। सम का अर्थ होता है निकट, आस का अर्थ होता है बैठाना। सम का अर्थ होता है निकट और आस का अर्थ होता है बैठाना, अर्थात दो पदों को आपस में पास बैठाना। यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, दो पद हैं तो दो पद, दो से अधिक हैं तो दो से अधिक पदों को आपस में क्या करना? पास बैठाना। ठीक है, यही समास कहलाता है। या इसका अर्थ होता है, हम ये भी बोल सकते हैं, संक्षिप्तीकरण। ठीक, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे समास को की परिभाषा। सम सनम समासः, अर्थात इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। सम सनम अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम इति समासः। अर्थात हिंदी में परिभाषा बोलें तो क्या होगा? जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है, पदों को ना, वर्णों को नहीं। वर्णों का मेल संधि में होता है, इसकी पूर्व कक्षा में हमने देखा है, और पदों का मेल समास में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पद मिलेंगे, वर्ण ना नहीं। ठीक है, फिर से देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाया जाता है, या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक पद बनता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक पद बनते हैं तब उसे समास कहते हैं। और इस जो समास बना है ना, इससे जो बनने वाले जो शब्द हैं उसको बोलते हैं समासिक शब्द कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? समासिक शब्द कहते हैं। और जो ये समासिक शब्द बना है, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर क्या बना? समास। समास के बाद समासिक शब्द। इस समासिक शब्द को अलग अलग तोड़ा जाता है, तब इसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, अब देखते हैं हम समास के भेद। तो समास के भेद के अंतर्गत आता है, सबसे पहले देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, ठीक है, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास, और सबसे लास्ट में अर्थात छठवां है कर्मधारय समास। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्यय तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना, फिर से, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। अव्यय ऐसा शब्द है जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन या पुरुष, कोई भी लिंग हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी वचन हो, या कोई भी पुरुष हो, सभी में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई किसी भी लिंग, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वचन, किसी भी पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज रहता है। उसको क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसी अव्यय शब्द के आधार पर अव्ययी भाव समास बना है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रमुख होता है, जिस समास में पहला पद प्रमुख होता है और पहला पद क्या होता है? अव्यय। प्रमुख होने के साथ साथ क्या होगा? अव्यय होगा। ध्यान देंगे ना, जिस समास में पहला पद प्रमुख होगा और साथ ही साथ पहला पद अव्यय होगा, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का जो पूरा पद है, जितना अव्ययी भाव समास को जब बनाया जाता है तो उससे बनने वाला जो जितना भी पद है वो क्या होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ध्यान देंगे, इससे बनने वाला जो समास है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं हम लोग, क्या? यथाबलम। यथाबलम में यथा क्या है? अव्यय शब्द है, तो ये निश्चित कर दिया कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा? बलम अंति क्रम में। ठीक है, एक वचन में है, ध्यान देंगे। दूसरा है प्रतिगृहम। प्रतिगृहम में प्रति भी क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, इसलिए यह भी स्पष्ट हो गया कि अव्ययी भाव समास है। गृहम, गृहम समास विग्रह। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अव्ययी भाव समास में क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा। ठीक, दूसरा होता है
तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान देंगे, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहले पद का नहीं बताया गया ना, पहले पद में का दूसरा कारण निकलेगा, देखेंगे आप लोग। पहले पद की प्रधानता कहाँ होती है? व्ययी भाव समास में। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका जो पहला पद है, या बोल सकते हैं पूर्व पद जो है, वो द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। ठीक है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक मतलब द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, कोई सी भी विभक्ति हो सकती है। ठीक है, और इसी विभक्ति के आधार पर क्या होता है? इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसी विभक्ति के आधार पर इसके क्या होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक, उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं हम लोग, कृष्णाश्रितः। कृष्णाश्रितः बोले तो क्या होगा? कृष्ण आश्रितः। कृष्णम क्या है? द्वितीय विभक्ति है, इसलिए ये क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार विद्याहीनः, विद्ययाहीनः, विद्यया क्या है? तृतीय विभक्ति है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अब विप्रदानम, विप्रदानम का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विप्राय दानम। विप्राय चूंकि चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। रोग मुक्तः, रोग मुक्तः का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रोगात मुक्तः। रोगात क्या है? पंचमी विभक्ति है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास होगा, है ना। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः का क्या होगा? राज्ञः चूंकि षष्ठी विभक्ति, इसलिए क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। काव्य प्रवीणा, काव्य प्रवीणा बोले तो काव्य प्रवीणा, काव्य क्या है? सप्तमी विभक्ति है, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति के आधार पर ही क्या होगा? तत्पुरुष समास का अलग अलग प्रकार होगा। ठीक, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है भिड़ना या आपस में जुड़ना, और निश्चित रूप से दो चीज़ें आपस में किसी न किसी के माध्यम से जुड़े होते हैं, है ना। इसी प्रकार हम जब पदों को जोड़ते हैं, पदों को जब जोड़ा जाता है तो पदों को दो पद हैं या दो से अधिक पद हैं तो उसको आपस में जोड़ने के लिए च का प्रयोग किया जाता है। च का हिंदी अर्थ होता है और, च का हिंदी अर्थ होता है क्या? और। ठीक है, इसी च से क्या होता है? दो पद या दो से अधिक पद आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसकी परिभाषित करेंगे तो क्या होगा? जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पद की प्रधानता होती है, इसमें ना पहला पद प्रमुख होगा ना दूसरा पद प्रमुख होगा, बल्कि इसमें जितने पद हैं सभी क्या होंगे? प्रमुख होंगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, दोनों पद आपस में च से जुड़े रहते हैं, दोनों पद आपस में क्या होते हैं? च वर्ण से जुड़े रहते हैं। इसमें पूरा पद एक वचन में होता है, इसका जो पूरा पद है वो क्या होता है? एक वचन में होता है। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, पितरौ, पितरौ को जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता च पिता च, क्या है? पूरा एक वचन है। छात्रौ, छात्रा च छात्रश्च, है ना। इस प्रकार से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। द्वंद्व समास च वर्ण की प्रमुखता रहेगी, च वर्ण से जुड़ा रहेगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्या? बहुव्रीहि समास। 3 समास इसके पहले हमने देख लिए, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रमुख होगा और अव्यय भाव के अव्यय शब्द प्रमुख होगा पहला पद में, है ना। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है? दूसरे पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति हो सकती है, जिसके आधार पर क्या होते हैं? इसके अलग अलग भेद होते हैं। तीसरा है क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें सभी पद प्रमुख होते हैं, है ना। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? क्या? द्वंद्व समास। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में न तो पहला पद प्रमुख होता है और ना ही दूसरा पद, है ना। इसके पहले हमने पहले और दूसरे पद की प्रमुखता ही दर्शाई है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें न पहला पद प्रमुख होता है न ही दूसरा पद, बल्कि इस समास में समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें जो निकलने वाला जो अर्थ है उसकी प्रमुखता होती है। फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद, बल्कि इस समास में समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण बन जाते हैं, अर्थात इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें जो ना पहला पद प्रमुख होगा ना दूसरा पद, इसमें जो तीसरा अर्थ जो निकलेगा उससे वो प्रमुख होगा। जैसे दशाननः, दशानि आननानि यस्य सः,
ना इसमें 10 मतलब प्रमुख है, ना आननी प्रमुख है, अर्थात न पहला पद प्रमुख है ना ही दूसरा पद, बल्कि इससे निकलना मान लिया जो तीसरा अर्थ है दशाननः दशानि अन्नानि यस्य सः अर्थात रावणः, पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सः अर्थात विष्णु, मतलब जो तीसरा अर्थ है वो प्रमुख हो रहा है। इसके बाद है द्विगु समास, है ना। द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास नाम से स्पष्ट है। द्वि अर्थात होता है संख्यावाची। द्वि अर्थात संख्यावाची, संख्यावाची यानी जहाँ पर संख्या इंगित हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, यह समास हमेशा क्या रहेगा? चूंकि ये संख्या को दर्शा रहा है, द्वि नाम से स्पष्ट है। एक का बोलते तो एक वचन को दर्शाता, लेकिन द्वि यहाँ से बहुवचन शुरू हो जा रहा है, द्विवचन बहुवचन आगे। इसलिए इसमें जो समास है, यह जो समास है वो प्रायः क्या होते हैं? समाहारा अर्थात समूह में होते हैं, अकेले नहीं रहेगा, एक वचन में नहीं रहेगा। ये क्या होता है? समूह में होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं हम लोग त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समूह, है ना, समूह में। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा अर्थात 5 वट वृक्षों का समूह। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्या? कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? यह जो समास है, जिस समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। जिस समास में क्या होगा? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, विशेषण जानते हैं वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बतलाए, है ना। और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और दोनों पदों के जो लिंग वचन विभक्ति क्या होते हैं? एक समान रहते हैं। जो दोनों पद आएंगे उसके लिंग वचन और विभक्ति सभी क्या होगा? एक जैसा होगा। जैसे घनश्यामः, घन इव श्यामः, घनश्यामः क्या है? घन इव श्यामः, घन यानी होते हैं क्या? घन इव श्यामः, घन के समान श्याम, अर्थात घन क्या है? बादल, काले काले बादल को बताया जा रहा है। जो श्याम है वो क्या है? उस काले बादल के समान है। ठीक है, नील कमलम, नीलम कमलम, कमल की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है क्या? कि कमल क्या है? नीला है। कमल क्या है? नीला है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है? कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः में कृष्णः सर्पः, सांप की विशेषता बताई जा रही है कि वह सांप क्या है? काला है। अर्थात पहला पद जितना भी आ रहा है वह क्या हो रहा है? विशेषण शब्द आ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? विशेष्य। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसी प्रकार हम फिर से एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहला होता है क्या? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान और अव्यय होगा। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रमुख होता है। तीसरा होता है द्वंद्व समास, जिसमें क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होगी और दोनों शब्द आपस में क्या होते हैं? चवर्ण से जुड़े होते हैं। उसके बाद चौथा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें जो है अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या देखे हमने? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण